हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए क्या है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दी वाली है, तो इस रिएक्शन का हमें फाइनल प्रोडक्ट ए निकालना है। और ये रिएक्शन के यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए वाले हैं। ओके, तो रिएक्शन की तरफ देखिए। प्रोडक्ट यहाँ पर आपको पहचानना है और रिएक्टेंट आपको दिया है। और यहाँ पर देखिए कंडीशंस क्या दी है, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, तो इसका डिटेल हम सॉल्यूशन देखेंगे। रिएक्टेंट क्या दी है, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या दिया है। ये कुछ ऐसा हमारे पास रिएक्टेंट दिया है उन्होंने। ओके, ओके, ये हमारा रिएक्टेंट है। ओके, अब इस रिएक्टेंट किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। आप देखिए बच्चों, फेमस नेम रिएक्शन आप सभी को पता है कि जहां पर एरो पर जिंक अमलगम दिए वाला होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमंसन रिडक्शन रिएक्शन इसे कहते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल जो ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल जो ग्रुप है, इसका कन्वर्जन किस में होता है, मिथाइलिन ग्रुप में होता है। ओके, तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, रियली वेरी सिंपल। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन CH2 में होगा। रिमेनिंग जैसे कि वैसा लिखना है आपको। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, सी डबल बॉन्ड O इज गेट कन्वर्टेड इनटू CH2। तो ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए, ऐसा प्रोडक्ट आपको कहाँ नजर आ रहा है क्या, देखिए ये देखिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, दिस इज रियली वेरी सिंपल नेम रिएक्शन नोन एज क्लेमंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइंस एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, एज द प्रोडक्ट। अभी क्वेश्चन है अमाइंस चैप्टर में का। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइंस। अब यहाँ पर आपको चार रिएक्शंस दिए वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पर CH3CONH2 gives product, CH3CN gives product, CH3NC gives product and CH3CONH2 gives product। तो ये चार ही रिएक्शंस हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या नहीं मिलना चाहिए, नॉट गिव्स प्राइमरी अमाइन। ऐसी ये चारों में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कि हमें प्राइमरी अमाइंस नहीं देती, जो कि हमें प्राइमरी अमाइंस ये प्रोडक्ट नहीं देती। ओके, तो स्टार्ट करते, देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी। फर्स्ट रिएक्शन देखो, CH3CO ANH2। एरो पे क्या है, एरो पे दिया है Br2KOH। ओके, ब्रोमीन दिया है Br2। वेट अ मिनट, यहाँ पर आपको Br2 एंड KOH, इसको हम कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज होपमन bromide degradation reaction। yes, होपमन bromide degradation reaction ध्यान से देखिए, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए CH3CONH2 ऑन एरो Br2 एंड KOH बेस दिया है, इसको हम कहते हैं होपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऐसा मिलता है, देखिए CH3 बॉन्ड NH2। अब इससे कहते हैं हम इथेनामाइन, सॉरी इट इज नोन एज द मिथेनामाइन। ये है आपका प्राइमरी अमाइन, दिस इज द
प्राइमरी अमाइन। ओके, तो आपको यहाँ पर ये प्राइमरी अमाइन मिल रहा है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड रिएक्शन देखेंगे हम। सेकंड रिएक्शन में क्या दिया है, मिथाइल साइनाइड CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, एरो पर क्या दिया है देखो, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दिया है और उसके साथ हाइड्रोलिसिस आपको करना है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है इथाइलामाइन CH3 CH2 बॉन्ड NH2। इट इज आल्सो 1 डिग्री अमाइन। ये यहाँ पर आपको प्राइमरी अमाइन मिल रही है यहाँ पर। थर्ड रिएक्शंस देखेंगे। ओके, मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3 NC, एरो पर क्या दी है कंडीशंस आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और उसके बाद आपको करना है हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह मिल जाएगा आपको CH3 बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है बच्चों सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस। हाँ, चौथा ऑप्शन आपको दिया है CH3CONH2 CH3CONH2, इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, उसके बाद इसका क्या करना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करना है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इथाइलामाइन CH3CH2NH2। ओके, इट इज नोन एज अ 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री। तो देखिए, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कहां पर आपको प्राइमरी अमाइन नहीं मिल रहा है। देखिए, ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है, ओके, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपको दे रहा है बच्चों सेकेंडरी अमाइंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है आपको, सेकेंडरी अमाइन मिल रहा है, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन मिल रहा है, यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर प्राइमरी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या पूछा है आपको, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आपको यहाँ पर पहचानना है कि करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ का कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिए वाले देखो, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड ग्राफ और ये रहा फोर्थ ग्राफ। तो आउट ऑफ फोर्थ ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ का आपको यहाँ पर पहचानना है। तो बच्चों आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, देखिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इक्वल्स टू NRT। सो P इक्वल्स टू क्या होगा, NRT इंटू 1/V। और यहां पर हमें P वर्सेस 1/V गिव्स, ये हमें क्या देता है, गिव्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये आपको देता है बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ स्लोप NRT। ओके, अगर आप ग्राफ निकालते हो, ओके, तो आपको ये ग्राफ कुछ इस तरह देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है आपका प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम 1/V। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये होगा आपका T3, यहाँ पर T1 और यहाँ पर
सॉरी T2 और यहाँ पर T1। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए क्या है कंडीशंस, T3 इज ग्रेटर देन T2 टू T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ऑप्शन में ये ग्राफ कहाँ पर है देखिए बच्चों, आपके ऑप्शन में ये ग्राफ आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बॉयल्स लॉ का, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। यहाँ पर देखिए प्रेशर और यहाँ पर 1/v, दिस इज द करेक्ट graphical representation of Boyle's law. Okay, let's take the another question. Okay, question number 74. Amongst the given options, which of the following molecules or ion acts as a Lewis acid? तो यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड किए हैं, उन मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल्स लेविस एसिड है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके चार ऑप्शन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे हम, लेविस एसिड क्या है बच्चों, देखिए लेविस एसिड, लेविस एसिड आर द वन which accept lone pair of electron, which accept lone pair of electron due to presence of vacant orbital. Okay, किसके वजह से होता है, ड्यू टू presence of vacant orbital, वैकेंट ऑर्बिटल के वजह से यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेविस एसिड। ओके, तो यहाँ पर हम वन बाय वन मॉलिक्यूल्स देखेंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है हमारा वो है H2O। अब H2O में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये लेविस एसिड नहीं हुआ, ये है आपका लेविस बेस का एग्जाम्पल, दिस इज द लेविस बेस। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बच्चों देखिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, और लेविस एसिड ऐसे होते हैं जो कि क्या एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के साथ यहाँ पर बोरान जो है, बोरॉन क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ये आपका हो जाएगा लेविस एसिड। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या प्रोवाइड किया है आपको, थर्ड ऑप्शन देखिए क्या दिया आपको, वेट अ मोमेंट, यस थर्ड ऑप्शन OH, यहाँ पर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज लेविस बेस, लेविस बेस। एंड लास्ट ऑप्शन अमोनिया, ये भी आपका क्या होगा बच्चों, लेविस बेस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, आपको पूछा है लेविस एसिड, तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है ये आपका है लेविस एसिड। ऑप्शन में देखिए BF3 कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में आपको BF3 दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 BF3 which is known as Lewis acid. Okay, take the next question. देखो the element expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration, to achieve the nearest noble gas configurations।
तो आपके सामने एलिमेंट्स ये रहे। आउट ऑफ दिस एलिमेंट्स विच एलिमेंट्स अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस। अब देखो बच्चों, हमारे पास 4 एलिमेंट है। ओके, देखो फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आपको दिया है नाइट्रोजन, उसके बाद दिया है आपको सोडियम। आपको यहाँ पर अगर हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस अगर हम लेते, देखो यहाँ पर हम O2 माइनस, F1 माइनस, N3 माइनस, Na+1, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे स्पेसिस को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। इट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ओके, दिस स्पेसिस आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या आएगा आपका, देखिए फर्स्ट वन आएगा N3 माइनस इज ग्रेटर देन, ओके, इज ग्रेटर देन O2 माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस इज ग्रेटर देन Na प्लस। तो यहाँ पर देखिए बच्चों N3 माइनस आयन जो है ये क्या करता है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, नाइट्रोजन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड नाइट्रोजन एलिमेंट फॉर्म द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आउट ऑफ दिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ओके, द गिवन कंपाउंड, ओके, द गिवन कंपाउंड, आपको ये कंपाउंड प्रोवाइड किया है। देखिए बेंजीन को क्या अटैच है, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो आपको यहाँ पर पहचानना क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, बेंजिलिक हैलाइड का है, आराइल हैलाइड का है, एलिलिक हैलाइड का है, या फिर विनिलिक हैलाइड का है। ओके, डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे इसका। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर निकालेंगे हम, यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर X, यहाँ पर X का मतलब हेलोजन, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं CH2 बॉन्ड CH3। आप देखिए बच्चों अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए ये हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन को अटैच है उसे हम कैसे कहते हैं, अल्फा कार्बन एटम। ओके, दिस अल्फा कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसके अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो माय डियर फ्रेंड, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड विच इज राइट नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के राइट नेक्स्ट को है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस अल्फा पोजीशन इज नोन एज, ये अल्फा पोजीशन को क्या कहते हैं, दिस अल्फा पोजीशन, दिस अल्फा पोजीशन is known as allylic position, allylic पोजीशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इट इज द एलिलिक हैलाइड। अब देखिए ऑप्शन में एलिलिक हैलाइड कहां पर है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 एलिलिक हैलाइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिलिक हैलाइड because this carbon is known as alpha carbon having the hybridization sp3. So this carbon is known as allylic carbon, and this is the example of allylic halide. ओके, एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल है। आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया है
A unit formed by the attachment of a base to one dash position of sugar is known as nucleoside. शुगर के स्ट्रक्चर में वन डैश पोजीशन पर अगर बेस हम लगाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड वहां पर फॉर्म होता है। ये है पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, सेकंड क्या दिया है आपको, व्हेन न्यूक्लियोसाइड is linked to phosphorus acid at 5 dash position of sugar we get a nucleotide। और सेकंड स्टेट में क्या दिया है, अगर शुगर मॉलिक्यूल के 5 डैश पोजीशन पे अगर हम लिंक करते हैं फॉस्फोरस एसिड तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पर पहचानना है। ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सेकंड ऑप्शन दिया है आपको, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। थर्ड दिया है 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एंड फोर्थ आपको दिया है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकालते हैं, भी देखिए स्ट्रक्चर निकालेंगे हम शुगर मॉलिक्यूल का। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ओके, यहाँ पर है H, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है OH, यहाँ पर आपका है जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर वन डैश पोजीशन को क्या लगा है, बेस। ओके, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है CH2 बॉन्ड OH। ओके, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, यहाँ पर 4 डैश और ये हो गया आपका 5 डैश। अगर हम शुगर के मॉलिक्यूल को वन डैश पोजीशन को बेस लगाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है न्यूक्लियोसाइड। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो स्टेटमेंट एक जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट एक जो है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, स्टेटमेंट एक जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, देखिए अगर हम पोजीशन 5 को वहां पर क्या लगाते हैं, फॉस्फोरस एसिड। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें फॉस्फोरस एसिड नहीं लगाना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड के लिए हमें फॉस्फोरस एसिड नहीं चाहिए, हमें चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। ओके, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर है बेस। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए CH2। ओके, CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये आपका देखो बच्चों, यहाँ पर ये आपका फॉस्फोरस एसिड नहीं है। ये न्यूक्लियोटाइड के लिए आपको चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की वहां पर जरूरत होनी चाहिए फॉर्मेशन किसके लिए, न्यूक्लियोटाइड के लिए। तब आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तब आपका न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखो ये देखो ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 78। ओके, 78 क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिए हैं आपको ABCDE 5 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, लाइंस दिए हैं। फर्स्ट है डायपोल डायपोल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट डायपोल डायपोल फोर्सेस, बी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
डी कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड ई डिस्पर्शन फोर्सेस। एंड आपको पूछा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, कौन सा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो बच्चों हमने सीखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, एब्सोल्यूट से। लेकिन दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड, ये जो टर्म है दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड, ये कौन सी इंक्लूड नहीं होती है टर्म, देखो, डज नॉट include covalent bonding। yes, covalent bonding ये टर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में नहीं आती, क्योंकि एज कोवैलेंट बॉन्ड होल्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड करता है होल्ड्स एटम्स, होल्ड्स एटम्स ऑफ मॉलिक्यूला टुगेदर। ये मॉलिक्यूल को होल्ड करने का काम करता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो जहां पर कोवैलेंट बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्डिंग कहां पर है, डी। ओके, डी जहां पर है वो आपका आंसर नहीं होगा, बाकी के आपके आंसर वहां पर होंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको कल ही के लेक्चर में आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड आप यूज कीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। ओके, तो डी कहां पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में डी है, तो ये रॉन्ग है, ये आंसर आपका नहीं है। सेकंड में डी है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड में डी है क्या, देखो ए बी सी ई आर करेक्ट, ये आपका आंसर है बच्चों। और यहाँ पर डी है तो ये नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है ए बी सी ई आर करेक्ट, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या होता है, डायपोल डायपोल फोर्सेस होते हैं। ओके, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहां पर होती है, डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड की बात हम नहीं करते। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ते हैं। Which of the following statements are not correct? देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, नॉट करेक्ट। फर्स्ट वन देखो, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। B, heavy water is used to study reaction mechanism. C, hydrogen is used to make saturated fats from oils. D, the hydrogen bond dissociation enthalpy is lowest as compared to single bond between two atoms of any elements. And E, the hydrogen reduce oxide of metal that are more active than iron. ओके, हमें क्या पहचाना है, देखो यहाँ पर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, अभी का जो क्वेश्चन हमने देखा है ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन है 79 नंबर का। आप देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है। ओके, देखो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ की डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ये होती है मैक्सिमम, ये कम नहीं होती, ये होती है ज्यादा, मैक्सिमम एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ एनी एलिमेंट। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट, ये गलत है, ये डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी लगती है, हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो डी रॉन्ग है। ओके, अब ये देखो क्या है, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, अब देखो क्या है, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स
दैट आर, ये कीवर्ड है हमारा, दैट आर लेस रिएक्टिव देन आयरन, लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है हमारा, लेस, और ऑप्शन में क्या दिया है देखो बच्चों, यहाँ पर मोर दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लेस होना चाहिए था। तो डी एंड ई जो है वो क्या है, देखो हमें क्या पहचानना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बाकी के स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी और ई जो है ये दो स्टेटमेंट क्या है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, बाकी के स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी के स्टेटमेंट करेक्ट। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 will be your answer. Okay, let's take the another question. Question number 80, which one of the following statement is correct। देखिए 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि जहां पर आपको पूछा है कि स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट है कौन से नॉट करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए नीट के एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 टू 0.3 ग्राम। ओके, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की, 0.2 टू 0.3 ग्राम। उसके बाद दिया है आपको ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड कैल्शियम एज द कोफैक्टर। स्टेटमेंट थर्ड दिया है आपको, द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन inert and unchanging substance। and ऑप्शन 4 दिया है आपको, मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर सेकंड जो है, सेकंड स्टेटमेंट, all enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर, कैल्शियम नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, देखो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था मैग्नीशियम। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कैल्शियम मेटल नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था मैग्नीशियम। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, ये सेकंड जो है ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। उसके बाद देखिए बोन इन ह्यूमन बॉडी इज नॉट इनर्ट, यहाँ पर क्या दिया है, इनर्ट। बोन इनर्ट होते हैं क्या, नहीं, नॉट इनर्ट, नॉट इनर्ट नहीं होते हैं हमारे बोन बच्चों। इट इज अनचेंजिंग सब्सटेंस बट इट इज कंटिन्यूअसली बीइंग सोल्यूबलाइज एंड रीडिपोजिट होते जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 ये भी गलत है। उसके बाद देखो कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर। देखो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों, कैल्शियम की जरूरत होती है, मैग्नीशियम की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 भी क्या है, इनकरेक्ट है और रॉन्ग है। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 200 टू 300 मिलीग्राम। ये देखो डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए हमारी ह्यूमन बॉडी को मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का, 200 टू 300 मिलीग्राम। अब इसका कन्वर्जन अगर आप ग्राम में करते हो तो ये होता है 0.2 टू 0.3 ग्राम रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला ही आपका आंसर राइट है। The daily requirement of magnesium and calcium in the human body is estimated to be 0.2 to 0.3 gram. Okay, next question देखते हैं क्या है, 81 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको यहाँ पर मैच करने हैं लिस्ट 1 के ऑप्शन लिस्ट 2 से। देखिए क्या दिया है, कोक दिया है, लिस्ट 1 में क्या दिया है, कोक, डायमंड, फुलेरिन, ग्रेफाइट, दिस ऑल द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज दी है, ठीक है ना। कार्बन एटम is used as dry lubricant, used as a reducing agent and cage like molecules। तो यहाँ पर देखो बच्चों आपको क्या पहचानना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
ओके, तो यहाँ पर वन बाय वन हम देखते हैं। देखो बच्चों, कोक इज लार्जली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। कोक जो होता है, कोक जो होता है, कोक इज largely used as a reducing agent बोल के काम करता है कोक, कई किसमें, मेटालर्जी में। ओके, सिंथेसिस ऑफ मेटल्स नोन एज मेटालर्जी, साइंस ऑफ मेटल्स। ओके, स्टडी ऑफ मेटल्स जिसमें हम पढ़ते हैं मेटालर्जी में। तो कोक क्या करता है, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर कोक, इसके लिस्ट में कौन सा आएगा, देखो कोक पेयर कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिए ए के लिए, यहाँ पर हम चेंज करते हैं पेन, कोक के लिए क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ए के लिए आता है आपका 3। ओके, अब ए के लिए 3, देखो ट्रिक देखो, यहाँ पर ए के लिए 2 है क्या, फिर ये रॉन्ग। ए के लिए 4 है क्या, ये भी रॉन्ग। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस बचते हैं, तीसरा ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी ए के लिए 3 है, यहाँ पर भी ए के लिए 3 है। उसके लिए हमें चेक करना होगा डायमंड की प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, डायमंड क्या है, इन डायमंड each carbon atom undergoes sp3। दिस इज रियली वेरी सिंपल। डायमंड का अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो तो each carbon is sp3 hybridized my dear friend। तो यहाँ पर आसान हो गया आपके लिए पहचानना कि डायमंड जो होता है, कार्बन एटम्स डायमंड में कैसे होते हैं बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसकी पेयरिंग क्या होगा, डायमंड का पेयर होगा ये 1 नंबर वाला। ओके, तो ऑप्शन में देखिए तीसरा ऑप्शन में बी का 1 है क्या, तो ये देखो बी का यहाँ पर 1 है, इसका 4 है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ओके, फुलेरिन की बात मैं आपको बताता हूँ। बकमिनिस्टर फुलेरिन कंटेन 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग्स। देखो बकमिनिस्टर फुलेरिन जो होता है, फुलेरिन का जो मॉलिक्यूल होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागन एंड पेंटागन स्ट्रक्चर। ओके, 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरीन में क्या होते हैं, 6 नंबर एंड 5 नंबर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके वजह से इसे कहते हैं केज लाइक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर उसकी पेयरिंग क्या होंगी, फ्लोरीन की पेयरिंग होती है ऑप्शन पेयरिंग में देखो क्या आएगा, केज लाइक मॉलिक्यूल्स 4th नंबर। एंड ग्राफाइट यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 81। बहुत आसान सवाल था। कोक डायमंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए बच्चों, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया है आपको, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। और यहाँ पर आपको एटॉमिक मास दिया है कैल्शियम का 40। ये रिएक्शन दिए आपको, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन ऐसी है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो 1200 केल्विन पर, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में गैसेस फॉर्म में निकल जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए देखो ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको, द राइट ऑप्शन आपको चूज करना है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन आपको हीट करने के बाद। ओके, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो CaCO3, इसको आप हीट करोगे 1200 केल्विन पर टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, फर्स्ट वन कैल्शियम ऑक्साइड, अनदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपको पता है फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये सबको पता है। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, 20% ही प्योर है। कैल्शियम कार्बोनेट इज 20% प्योर है, सिर्फ 20% प्योर है। तो इसका
इफेक्ट यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस क्या बोलते हैं उसको प्रोडक्ट पर। देखो सो यहाँ पर 100 ग्राम मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, देखो मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, mass of pure calcium carbonate, mass of pure कैल्शियम कार्बोनेट 20% ही प्योर दिया है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसा होगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना होगा, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 4, कितना होगा, सिर्फ 4 ग्राम ही होगा। आप देखो बच्चों बहुत आसान है, अगर यहाँ पर 100 ग्राम के लिए 44 ग्राम CO2 आता है तो 4 ग्राम के लिए कितना CO2 आएगा। यहाँ पर x कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएंगी, x इक्वल्स टू 44 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, देखो 176 डिवाइडेड बाय 100 और इसका डिवाइडेशन कितना आएगा बच्चों 1.76 कार्बन डाइऑक्साइड आपको वहां पर मिल जाता है। कहा, जब 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो वहां पर 1.76 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। तो ऑप्शन में देखिए 1.76 कहाँ पर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 ये देखिए यहाँ पर आपको दिखने के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर 2, यस ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका आएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 1.76, यस 1.76 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 83. Identify the product in the following reactions. In the following reactions. Okay. तो यहाँ पर ये रिएक्शंस आपको दिए है, बहुत आसान रिएक्शन है। देखो केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह से पढ़नी है तो बच्चों नेम रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस उसके करने पड़ेंगे, आपको रिएक्टेंट कौन सा है और उसका प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं और ऊपर कौन सी कंडीशन दी है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। ओके, अब इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए, देखो फर्स्ट वन इज अल्कोहल, बेंजीन, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और 1 2 3 4 ब्रोमोफेनॉल। ओके, यहाँ पर देखो अब इसका डिटेल हम रिएक्शन देखेंगे कि फर्स्ट जो आपको रिएक्टेंट दिया है यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर निकालते हैं रिएक्टेंट क्या दिया है आपको, यहाँ पर बेंजीन रिंग पर अटैच है N2 प्लस Cl-। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, यहाँ पर आपको दिया था Cu2Br2, ओके Cu2Br2 HBr, इसको कहते हैं बच्चों हम सैंडमियर रिएक्शंस, इट इज नोन एज सैंडमियर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन, इट इज नोन एज सैंडमियर रिएक्शंस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको ब्रोमोबेंजीन। ओके, यहाँ आपको मिलता है ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। सेकंड कंडीशंस क्या है, ब्रोमोबेंजीन पर अगर आप मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के रिएक्शंस करते हो, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के रिएक्शन करते हो, फेमस नेम रिएक्शन आप सभी को पता है कि मैग्नीशियम और ब्रोमीन के रिएक्शंस होने के बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रीनर रीजेंट, यस ग्रीनर रीजेंट मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और लास्ट में क्या दिया है, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कंपाउंड है इसका हमें करना है बच्चों हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में मिलता है हमारा बेंजीन और बाय प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये जो है ये है हमारा प्रोडक्ट, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का नाम है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिलता है। तो ऑप्शन में देखिए बेंजीन कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, देखो ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 3
ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 2 बेंजीन, ये है आपका आंसर, ये है आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का। ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 84। ओके, assertion and reason वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। Given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as a reason R। assertion क्या दिया है देखो यहाँ पर, in equation delta Rg equals to minus NF E cell, value of delta Rg depends on N। yes, होना चाहिए डिपेंड, N पर ही डिपेंड है वैल्यू। रीजन आर क्या दिया है, ई सेल is an intensive property and delta Rg is an extensive property। In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below। okay, options हमारे ये है, देखो both A and R true, both A and R true and R is not correct explanation of A। A is true but R is false and A is false but R is true। तो इसका आंसर देखने के लिए हम डिटेल इसका स्टडी करेंगे बच्चों। देखो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी, डेल्टा आर जी की वैल्यू डिपेंड्स होती है एन वैल्यू पे। किस पे डिपेंड होती है, एन वैल्यू पे। तो इसका इक्वेशंस कैसा आएगा, डेल्टा आर जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। और यहाँ पर देखो वेयर ई क्या है बच्चों, ई है यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ई यहाँ पर। और एनएफ क्या है, एनएफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास। ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज पास। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास। एफ आपकी वैल्यू पता है आपको, फैराडे की वैल्यू 96500 कूलोम ये वैल्यू है। ओके, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर सो असर्शन क्या होगा, असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा जो असर्शन है, असर्शन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्या दिया है आपको, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा आर जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। E cell is an intensive property while delta Rg is an extensive thermodynamic property। so reason is correct। okay, रीजन भी सही है, रीजन भी क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि वहां पर ई सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वाइल डेल्टा आरजी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है बाकी ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो रीजन इज करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। असर्शन करेक्ट है हमारा, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं दे पा रहा है, इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। right now the last question from section A ये रहा, consider the following reactions and identify the product P। यहाँ पर आपको रिएक्शंस दिए है और उसके 4 प्रोडक्ट दिए हैं। आउट ऑफ 4 प्रोडक्ट्स आपको करेक्ट प्रोडक्ट पहचानना है। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट का नाम दिया है 3 मिथाइल ब्यूटेन टू OL, एरो पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया है, प्रोडक्ट आपको P यहाँ पर पहचानना है। तो इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिएक्टेंट क्या दिया है हमें, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर है आपका OH, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर होगा CH3। यहाँ पर रिएक्शंस किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, यहाँ पर होगा आपका हाइड्रोजन प्लस आयन। तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसने एक हाइड्रोजन पिक किया है, तो यहाँ पर आएगा OH2, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पर ये होगा CH3। ओके, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ये हो जाएंगी।
उसके बाद क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चलता बनेगा, निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, फिर क्या मिलेगा हमें, CH3 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पर आपको मिलता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होंगी, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो CH3 बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, शिफ्टिंग यहाँ पर हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर, देखो यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ, रिएक्टिविटी टर्शरी कार्बोकैटायन की मोर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी की मोर होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, तो सबसे ज्यादा टर्शरी की होती है। तो यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ पर रिएक्ट होगा आपका Br माइनस। ओके, तो यहाँ पर ये अटैक होगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3 बॉन्ड C, CH3 यहाँ पर बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट। ओके, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए हमारा प्रोडक्ट है क्या, हमने जो प्रोडक्ट निकाला है वो प्रोडक्ट है क्या, देखिए ये पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट। ओके, ये है उसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 इज ओवर माय डियर फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 85 तक। सेक्शन ए जो है हमारा नीट 2023 का पेपर डिस्कशन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर 51 से लेकर 85 तक हमने डिस्कस किया है सेक्शन ए। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है सेक्शन बी के, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड।